अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर एनरिचमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ एनरिचमेंट स्ट्रेटजीज़ रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल सोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए अब ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन सिटू एनरिचमेंट प्रियर टू आइसोलेशन, लैब माइक्रोकॉज एंड सॉइल कॉलम, लैब बेस्ड लिक्विड कल्चर टेक्निक और उसमें पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो मतलब इसमें हम इन सिटू एनरिचमेंट भी पढ़ेंगे और लैब बेस्ड लिक्विड कल्चर टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इन सिटू एनरिचमेंट प्रियर टू आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन से पहले हम वहाँ पर इनरिचमेंट करवाते हैं। इन सिटू इनरिचमेंट करवाने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल इन्वायरमेंट है वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऐड करके वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, एनरिचमेंट में यही करते हैं ना कि किसी भी डिज़ायर्ड माइक्रोब की हम ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिफाइंड मटेरियल्स देंगे, ठीक है, एक्चुअल इन्वायरमेंट में, ताकि वहाँ पर माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर सके। उसके अलावा जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? इन सिटू रेमेडिएशन ऑफ पोल्यूटेड साइट्स थ्रू एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो पोल्यूटेड साइट्स हैं वहाँ पर इन सिटू रेमेडिएशन करवाई जाती है, मतलब वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं पोल्यूटेड साइट पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कंपोज्ड हीप है, कंपोज्ड हीप में जब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो हीट जनरेट होती है। ठीक है, कंपोज्ड हीप क्या होता है? इट इज़ द पाइल ऑफ प्लांट मटेरियल दैट आर अलाउड टू डिके टू क्रिएट कंपोस्ट। और कंपोस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। तो खैर इसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन सिलेक्ट होती हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया जाए तो उससे सब पॉपुलेशन हमें मिलती है थर्मोफिलिक लाइपेज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स की। इसी तरह से अगर सेलुलोसिक मटेरियल से कॉट कर दिया जाए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स को और उसको बरी कर दिया जाए सॉइल में तो सेलुलोसिक मटेरियल को आइसोलेट करवाया जा सकता है। मतलब इसका ये है कि इस तरह से अगर हम गोल्फ बॉल है उसको हम किसी भी केमिकल में सॉक करते हैं, किसी इन्वायरमेंटल केमिकल में सॉक करते हैं जो हमारा टारगेट है, ठीक है, और उसको बरी कर दें तो हम उसके हिसाब से माइक्रोबायोलॉजिकल आइसोलेशन करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है लैब माइक्रोकॉज्म एंड सॉइल कॉलम्स। ये लैब माइक्रोसॉम्स नहीं है, माइक्रोकॉज्म है। ठीक है, माइक्रोकॉज्म एक अलग चीज़ होती है। दीज आर डिजाइनेटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया इन सर्फेसिस सब्जेक्टेड टू एडजस्टेबल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर इन सिटू टेक्निक्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर इन सिटू टेक्निक्स नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये लेबॉर्ट्री में क्या कहते हैं उसको, जिस तरह से आगे जो हम लेबॉर्ट्री टेक्निक्स पढ़ेंगे ये उसमें नहीं आ रहा है, ये अलग है। ठीक है, तो इसमें हम सॉइल कॉलम्स देखते हैं। सबसे पहला है विनोग्रेड्स्का कॉलम। इसका वैसे तो बहुत डिटेल में ये टॉपिक है कि इस किस तरह से सारा होता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका देखते हैं। ये एक कॉलम होता है, क्लियर कॉलम होता है, ठीक है, जिसके अंदर मॉडल माइक्रोबियल इकोसिस्टम प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, होता ये है कि इसके अंदर कोई भी जो नेचुरल सेडिमेंट है, जैसे अगर हम मड ले लेते हैं इसमें, ठीक है, मड को पॉन्ड सेडिमेंट को यहाँ हम कह सकते हैं, पॉन्ड सेडिमेंट लेंगे, ठीक है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके साथ हमने और जो सिलेक्टिव एजेंट्स हैं उनको भी ऐड कर देना है। जिस तरह से यहाँ इसके अंदर मड मिक्सड विद सल्फेट एंड कार्बोनेट सॉल्ट्स एंड सेलुलोज। ठीक है, उसके अलावा हम इसके अंदर और मड को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके अलावा ऊपर सल्फ़र कम होगी, नीचे सल्फ़र ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से जो है हमें माइक्रोबियल यहाँ पर हमें माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स मिलेंगे। तो विनोग्रेड्स्का कॉलम इसीलिए तो यूज़ होता है फॉर कल्चरिंग लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इसके बाद है सॉइल परफ्यूजन कॉलम्स। ये कॉलम्स जो हैं इनके अंदर भी सिलेक्टिव सबस्ट्रेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर रिसाइकल लूप होता है। रिसाइकल लूप का क्या काम होता है? उसने सॉइल की सर्कुलेशन और एरेशन करवानी होती है। ठीक है, और रिसाइकल को तब तक मेंटेन किया जाता है जब तक कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी पॉपुलेशंस जनरेट ना हो जाएं। नेक्स्ट अब आ जाती हैं लैब बेस्ड लिक्विड कल्चर टेक्निक्स। ठीक है, ये लैब बेस्ड लिक्विड कल्चर टेक्निक्स में दो तरह के कल्चर आ जाते हैं, बैच या क्लोज्ड
ठीक है, ओपन या कंटिन्यूस। ये प्लांट टिश्यू कल्चर में भी आपने पढ़े होंगे, बैच और क्लोज कल्चर, ओपन और कंटिन्यूस कल्चर। ठीक है, पहले हम देखते हैं बैच और क्लोज कल्चर। क्लोज्ड सिस्टम नाम से पता चल रहा है, मतलब ये क्लोज्ड है। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा इसमें जो चीज़ ऐड हो गई, इन्वायरमेंटल सैंपल ऐड हो गया, उसके बाद इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, मतलब ना उसमें से हमने कुछ निकालना है इस प्रोसेस के दौरान और ना हमने उसके अंदर कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फिर जाहिर सी बात है जब हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे तो शुरू में जब सारा ये प्रोसेस शुरू हो रहा है तो उसमें शुरू में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, इनिशियल हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें शुरू में ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि अब टाइम गुजरने के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे और मेटाबोलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। ठीक है, अब जब मेटाबोलाइट्स इसमें ज़्यादा होते जा रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेटाबोलाइट्स बन गए हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट्स ज़्यादा हो गए हैं। अब जो नए ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही है तो उनको ये मेटाबोलाइट्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं इन क्लोज सिस्टम द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एट गिवन टाइम्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ एंड मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंसेस्टर्स। मतलब उनके जो पहले वाले हैं उन्होंने जो मेटाबोलाइट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने बताया कि स्टार्ट में इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लेवल हाई होगा, तो जब न्यूट्रिएंट का लेवल हाई होगा तो उसकी वजह से सिलेक्शन ऑफ जाइमोजीनस ऑर्गेनिज्म होगी। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पढ़ेंगे, जाइमोजीनस ऑर्गेनिज्म और ऑटोकॉन्थोनस। जाइमोजीनस ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेवल पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनके मेटाबॉलिक रेट्स भी ज़्यादा होते हैं और इनकी जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिकेशन है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक ये कम होते हैं। जो ऑटोकॉन्थोनस ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो हैं वो ग्रोथ रेट स्लो होते हैं और ये ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर अब पहले भी हम वैसे अगर हम बायोरेमेडिएशन की डेफिनेशन देखें तो उसमें भी हमें पता चलता है कि माइक्रोब्स को बायोकैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल में। तो यहाँ पर जब हम बायोकैटलिस्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है माइक्रोब्स। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर माइक्रोब्स को बायोकैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दोनों तरह के जो माइक्रोब्स हैं, ऑटोकॉन्थोनस और जाइमोजीनस, इन दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे माइक्रोप्लूटेंट लेवल पे जहाँ पर कंटेमिनेशन माइक्रोप्लूटेंट लेवल की होगी वहाँ पर ऑटोकॉन्थोनस ऑर्गेनिजम्स यूज़ होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑटोकॉन्थोनस ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर ओलिगोट्रॉफिक एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हैविली प्लूटेड साइट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर जाइमोजीनस ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो फास्टली ग्रो करते हैं। तो ये सारा था क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हमने बैच कल्चर की बात की, मतलब बैच कल्चर या क्लोज सिस्टम जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड नहीं होती, कोई भी चीज़ निकलती नहीं है पूरे प्रोसेस के दौरान। और इसके अंदर ये होगा कि शुरू में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे और बाद में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। तो मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एक जो कल्चर टेक्निक है ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसमें शुरू में यानी कि जो कितने न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, अब जितने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं अब उसी के हिसाब से सारा कुछ काम होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो इससे उल्टा है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसको हम कंटिन्यूस कल्चर भी कहते हैं, इसमें हम कीमोस्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं मेटाबोलाइट्स आएगा। मेटाबोलाइट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव्ड। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स ऐड होते जा रहे हैं और मेटाबोलाइट्स रिमूव होते जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर वो वाला सीन नहीं होगा कि जो बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाद में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी ग्रोथ को पहले वालों के मेटाबोलाइट्स अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका। ठीक है, उसके अलावा इसका फ़ायदा ये है, आगे हम इसके फ़ायदे देखते हैं कि इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर फ्लो रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जा सकता है। उसके अलावा पीएच, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल, इन तीनों चीज़ों को अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो कल्चर सिस्टम है वो ऑन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता। जिस तरह पहले वाले में था कि पहले हम जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, पहले जाइमोजीनस ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ठीक है, तो
ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से अगर हम कम न्यूट्रिएंट्स देंगे तो उससे ओलिगोट्रोफिक कंडीशंस हम अपनी मर्ज़ी से स्टिमुलेट करवा सकते हैं और ऑटोकॉन्थोनस ऑर्गेनिजम्स सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, आगे अब ये बात है कि अगर तो पोल्यूटेंट एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ नहीं हो रहे, पोल्यूटेंट एज अ न्यूट्रिएंट कौन यूज़ करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ बायोकैटलिस्ट, माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स ने इनको यूज़ करना है। अगर पोल्यूटेंट्स जो हैं यूज़ नहीं किए जा रहे, वो नहीं यूज़ करे, तो बायोकैटलिस्ट या माइक्रोब्स को फोर्स किया जाता है, हम ये कह सकते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करें। वो कैसे? उनको एक्लीमेटाइज किया जाता है। इन ये जो कंटिन्यूस बायोरिएक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये उनको एक्लीमेटाइज करते हैं बायोकैटलिस्ट को। जैसे हैवी मेटल कंटेमिनेशन के अंदर, हैवी मेटल कंटेमिनेशन के अंदर क्या होता है कि इनको यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस बायोरिएक्टर्स को। उससे क्या होता है कि बायोकैटलिस्ट को एक्लीमेटाइज किया जाता है। एक्लीमेटाइज करने का मतलब ये होता है कि बायोकैटलिस्ट को तैयार किया जाता है कि वो किसी भी बाहर से आने वाली चीज़ को डिग्रेड कर सकें। तो हैवी मेटल कंटेमिनेशन के अंदर मेटल्स होते हैं, तो उनको उनकी प्रेजेंस के लिए एक्लीमेटाइज किया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि बायोकैटलिस्ट उनको डिग्रेड कर सकें। ठीक है, तो ये सारा था हमने इसके अंदर देखा। उसके बाद आगे एक और पॉइंट है कि इसके अंदर हम स्टेडी स्टेट्स को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कल्चर है, इसमें हम स्टेडी स्टेट्स को भी इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। अब जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए कभी ये होता है कि जो माइक्रोबियल कंसोर्टी है, मतलब माइक्रोबियल ग्रुप है, उनकी कंबाइंड एक्टिविटी चाहिए होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि माइक्रोबियल ग्रुप्स की कंबाइंड एक्टिविटी चाहिए होती है, तो हमें मिक्स्ड कम्युनिटीज़ चाहिए इस काम के लिए। ठीक है, तो हम स्टेडी स्टेट्स को इस्टेब्लिश करवाएंगे ताकि स्टेबल मिक्स्ड कम्युनिटीज़ ऑफ माइक्रोब्स बन सकें। ठीक है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो ये काम ओपन कल्चर में ही हो सकता है। तो ये हमने सारा पढ़ा इसके अंदर, ओपन कल्चर, क्लोज्ड कल्चर। ठीक है, उसके अलावा पहले हमने सॉइल परफ्यूजन कॉलम, विनोग्रेड्सका कॉलम, लैब माइक्रोकॉज एंड सॉइल कॉलम्स और इन सिटू एनरिचमेंट प्रियर टू आइसोलेशन। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, ये टॉपिक ही समझ आई है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।